हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुहेल जफर और पिछले काफ़ी अरसे से आप मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं। आज फर्स्ट टाइम है कि मैं आपके सामने खुद अपीयर हो रहा हूं। इसकी दो बुनियादी वजूहत हैं। एक तो ये कि यूट्यूब की रिक्वायरमेंट है कि मैं अपनी वीडियो में खुद अपीयर हूं, और दूसरा ये कि अब तक मैं अपनी तमाम वीडियोज़ एनिमेशन बेस्ड बना रहा था, यानी स्टफ़ वगैरह, पिक्चर्स वगैरह इकट्ठी करके उसको स्क्रीन पर एनिमेट करवा कर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। इसमें मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की है। अब इन टॉपिक्स जो कि वायरलेस कम्युनिकेशंस को ज़्यादा कवर करते थे, उनको समझाने में मैं किस हद तक कामयाब हुआ हूँ ये आपको बेहतर मालूम है। तो एनिमेशंस पे काम करते हुए वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती थी, यानी वीडियो की प्रोडक्शन, वीडियो को प्रोड्यूस करना काफ़ी ज़्यादा एक लेंथी काम हो जाता था। आप में से जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्होंने शायद महसूस किया हो कि मेरी वीडियोस बाज़ औक़ात एक एक महीने तक या डेढ़ डेढ़ महीने तक भी नहीं आ सकती। उसकी वजह यही है कि एनिमेशन में किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। अब मैं कोशिश करूँगा कि आपसे रेगुलर वीडियोज़ के थ्रू रब्ता रहे, और हर रोज़ या दूसरे दिन मैं ट्राई करूँगा कि एक वीडियो अपलोड करूँ। तो आज की वीडियो में थोड़ा सा मैं बात करना चाह रहा था कमेंट्स के बारे में। आपके कमेंट्स या वीडियो के साथ जो इंटरेक्शन है उससे मुझे काफ़ी हौसला अफजाई होती है, और काफ़ी सारे दोस्तों का, काफ़ी सारे व्यूअर्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनके पॉजिटिव कमेंट्स से मुझे सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट मिलता है और मज़ीद काम करने को दिल करता है कि जो नए भाई हैं नेटवर्किंग में, वायरलेस कम्युनिकेशंस में, या इस तरह के जो काम कर रहे हैं, उनको थोड़ी सी हेल्प होती रहे। इस हेल्प की वजह यह है कि जब शुरू शुरू में मैं इस तरफ आया था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, और सीधी बात है कि जिनको हम एक्सपर्ट समझते थे उनकी तरफ से हेल्प ना होने के बराबर हुई थी। तो अभी जब मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया है तो मैं चाहता हूँ कि ये नॉलेज या ये थोड़ा बहुत जो मुझे पता है, ये जो नए आने वाले भाई हैं उनके साथ मैं शेयर करूँ। जो पुराने हैं उनको तो ज़ाहिर है मुझसे ज़्यादा ही पता होगा। तो कमेंट्स के लिए मेरी एक दो रिक्वेस्ट है। काफ़ी सारे भाई कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछते हैं। एक तो आप कमेंट को थोड़ा सा प्रिसाइज रखें, मतलब टू दी पॉइंट रखें। दूसरा ये कि कमेंट करने से पहले आप मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें वो टॉपिक तलाश करें। मुझे उम्मीद है कि आपको आपके प्रॉब्लम के मुतल्लिक कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगी, और किसी ना किसी वीडियो से आप समझ लेंगे कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रहा है और उसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो दूसरी बात यह है कि जब आप कोई क्वेश्चन पूछने लगते हैं तो आपके कमेंट के साथ मुझे आपकी सब्सक्रिप्शन नज़र नहीं आती। यानी आप अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो शायद मेरे लिए जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और हो सकता है मैं उसका रिप्लाई ना कर सकूं। तो उसका तरीका ये है कि अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो एक काम करें, आपको यूट्यूब पे साइन इन होना चाहिए। यूट्यूब जब आप खोलते हैं, यहाँ पे इस कॉर्नर में आपका लोगो आ रहा होगा, आपका अकाउंट अगर आपने साइन इन किया हुआ है तो यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आप सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में ये प्राइवेसी टैब है। प्राइवेसी टैब में दो चीज़ें हैं, प्लेलिस्ट एंड सब्सक्रिप्शन है। कीप ऑल माय सेव प्लेलिस्ट प्राइवेट, ये आप प्राइवेट रखें, कोई मसला नहीं है। लेकिन नीचे वाला जो ऑप्शन है, नीचे वाला जो टॉगल स्विच है, कीप ऑल माय सब्सक्रिप्शन प्राइवेट, अगर आपने इसको ऑन किया हुआ है तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं किया। आप इसको ऑफ कर दें ताकि आपकी सब्सक्रिप्शन मुझे नज़र आए, और रिप्लाई करने में शायद मैं फिर जल्दी करूँगा, क्योंकि सब्सक्राइबर का और यूट्यूबर का एक आपस में कांटेक्ट होता है। हम एक दूसरे को रिस्पॉन्स करेंगे, जिस तरह आप मुझे रिस्पॉन्स करते हैं मैं भी आपको रिस्पॉन्स करने में थोड़ा सा कन्वीनियंट फील करूँगा। एक तो ये आप काम कर लें, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो कमेंट कर रहे हैं, कमेंट में कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, सबसे पहले ये काम करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी जो सब्सक्रिप्शन है आप उसको प्राइवेट नहीं रखें, उसको पब्लिक कर दें ताकि मुझे आपकी सब्सक्रिप्शन नज़र आए। अब जिस तरह यहाँ स्मार्ट स्ट्राइकी स्टूडियो, इनकी सब्सक्रिप्शन मुझे नज़र आ रही है। ये कहते हैं कि ब्लेस यू चाचा जी, कीप इट अप, थैंक यू स्मार्ट स्ट्राइकी स्टूडियो। आपके ऐसे ही कमेंट्स की वजह से शायद मैं अब तक ये वीडियोस बना रहा हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी बनाता रहूँगा, और जो कुछ मुझे पता है, जो कुछ मैं कर सकता हूँ आपके लिए, इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। तो अब आते हैं कमेंट्स की तरफ। कुछ दोस्तों ने कमेंट किए हैं। अच्छा, एक और बात है कि मैं कभी कभार आपको कमेंट का रिप्लाई टाइम पे नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि मैंने भी ज़ाहिर है काफ़ी सारे काम करने होते हैं, और नेटवर्किंग में जो भाई मौजूद हैं उनको बड़ी अच्छी तरह पता है कि ये काम ऐसा है कि आप 24 घंटे इसमें इंगेज हैं। कभी आपकी कंप्लेंट है, कभी आपकी कनेक्शंस हैं, कभी आपकी मेंटेनेंस है, कभी आपके जो एक्सपेंशन है, आप लगातार एक ड्यूटी में लगे हुए हैं। और हम जो नेटवर्किंग वाले, वो अपना काम अगर रेगुलरली नहीं करेंगे तो फिर बाकी जो पब्लिक है वो ज़ाहिर है कनेक्ट नहीं रह सकती। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
तो अगर मैं टाइमली रिप्लाई नहीं कर सकता या आपके व्हाट्सएप मुझे रिसीव होते हैं, व्हाट्सएप को अगर टाइमली रिप्लाई नहीं कर सकता तो नाराज़ ना हुआ करें। जिनको मैं रिप्लाई नहीं कर सका अब तक और जिनको आगे फ्यूचर में भी नहीं कर सकूँगा उनसे माजरत करूँगा। तो कोशिश करूँगा मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आपका क्वेश्चन कवर कर दूँ या आपको रिप्लाई कर दूँ या किसी वीडियो में उसको अच्छी तरह कोशिश करूँगा कि एक्सप्लेन करने की, अगर मुझे एक्सपीरियंस है उस चीज़ का। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर जाहिर है कुछ नहीं कर सकूँगा। तो चंद रिसेंट कमेंट्स हैं, उसमें सबसे पहले फ़िदा हुसैन है, ब्रदर मेरा बुलेट M2 सिग्नल नहीं आते या फिर सिग्नल आते हैं बट नेट नहीं चलता, बहुत ज़्यादा इशू बना हुआ है, एनी सोल्यूशन फॉर दिस। फ़िदा हुसैन आप वहाँ पे मौजूद हैं, उसकी पोर्ट को चेक करें, पोर्ट के अलावा उसकी सेटिंग्स को चेक करें। अगर मसला है सेटिंग्स में, सेटिंग्स आपकी ठीक हैं, सिग्नल आपकी वीक नहीं है। अक्सर भाई जिस तरह पहले मैंने बताया कि एंटीना उसका फीड ओनली पे या इस तरह की वायरलेस पावर सेटिंग उसकी मिनिमम पे रखते हैं और जाहिर है उसमें सिग्नल फिर बहुत कम आएंगे। आप सेटिंग्स वगैरह चेक कर लें। अगर पोर्ट वगैरह का मसला है तो इसको फिर किसी क्वालिफाइड टेक्नीशियन को दिखाएं जो कि UBNT या इस तरह की डिवाइसेस, वायरलेस डिवाइसेस रिपेयर कर रहे हैं मार्केट्स में। उसके बाद आसिफ अली भाई ने कमेंट किया है कि कैट 6 150 मीटर तक डाल सकते हैं, ये बताइए डाटा कितना ट्रांसफ़र होगा। तो जिस वीडियो पे आसिफ साहब आपने कमेंट किया है ईथरनेट केबल की टाइप्स के बारे में, मैंने काफ़ी पहले वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने कोशिश की है कि हर चीज़ को एक्सप्लेन कर दूँ। दो बुनियादी चीज़ें हैं, एक तो आपका जो मार्केट में अवेलेबल है, जो कॉमनली इस्तेमाल हो रही हैं आमतौर पर, वो सिल्वर बेस्ड केबल्स हैं, यानी कॉपर नहीं है उनके अंदर। उनके अंदर जो कंडक्टर इस्तेमाल हो रहा है उसकी कनेक्टिविटी कम है, उसकी रेंज कम है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसकी, जिसकी वजह से जो कैट 6 की एक रेंज होनी चाहिए या कॉपर की जो रेंज होनी चाहिए उसके मुकाबले में रेंज उसकी बहुत कम है। तो अगर आप कॉपर डालते हैं तो वो 150 मीटर तक ऑब्वियसली चल जाएगी, लेकिन कॉपर अच्छे गेज में हो, मतलब उसके अंदर कंडक्टर जो है मोटा हो, तो 150 क्या हो सकता है 200 मीटर तक भी आप रिजल्ट ले लें, उससे कनेक्टिविटी हो जाए। दूसरी बात स्पीड की है, तो स्पीड डिपेंड करता है उसकी शील्डिंग पे। आप ईथरनेट केबल्स पे जिस तरह मैंने इस वीडियो में बताया था कि UTP, STP इस तरह की चीज़ें मेंशन होती हैं। UTP अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, STP शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक उसकी शील्डिंग है, अगर केबल के ऊपर शील्डिंग कैट 6 में एक्सटर्नल शील्डिंग होती है जिसमें तमाम पेयर्स जो है वो एक साथ शील्ड हुए होते हैं, एक ही शील्ड होती है कैट 6 के अंदर। तो अगर वो शील्डिंग के साथ है तो उसकी डाटा कैपेसिटी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। दूसरे नंबर पे जिस चीज़ को बहुत कम देखा जाता है वो उसकी ट्विस्ट है। अभी ट्विस्टेड पेयर है, ट्विस्टेड पेयर कहने की एक खास वजह है कि ट्विस्ट इसका जो है उसी में सारा ट्विस्ट है। किसी भी केबल को आप देखें, अच्छी क्वालिटी की जो केबल देखेंगे उसमें केबल्स ज़्यादा ट्विस्टेड होंगी, वो उसके अंदर ट्विस्ट जो है वो थोड़े फासले पे होंगे, यानी ज़्यादा उसके अंदर ट्विस्ट, एक अगर आप 1 इंच में देखेंगे तो ट्विस्ट आपको ज़्यादा मिलेंगे। जिसके ट्विस्ट ज़्यादा होंगे उसकी डाटा ट्रांसफ़र कैपेसिटी ज़्यादा होगी, और जिसके ट्विस्ट कम है, यानी 1 इंच में आपको फ़र्ज़ करें 1-2 ट्विस्ट मिल रहे हैं, टोटल वो लूजली बाउंड है, केबल जो हैं, जो पेयर हैं वो आपस में लूज हैं, तो उसकी डाटा ट्रांसफ़र कैपेसिटी कम होगी। ये बात मैंने इस वीडियो में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की होगी कि शील्डिंग और ट्विस्ट ये दो बुनियादी चीज़ें, ये चीज़ देख लें। अगर वो कॉपर है 150 मीटर तक चल जाएगी, लेकिन अगर वो कॉपर नहीं है, आमतौर पे मार्केट में जिस तरह कहते हैं कि चाइना कॉपर है, चाइना कॉपर कॉपर नहीं है। कॉपर की कैपेसिटी कुछ और है, कॉपर की रेंज कुछ और है, कॉपर की कंडक्टेंस बाकी तमाम मेटल से ज़्यादा है। अगर आप सिल्वर में जाएंगे, चाइना कॉपर या ब्लैक कॉपर इस तरह की चीज़ों में जाएंगे तो वो कॉपर नहीं है, कॉपर से उसका रिजल्ट ऑब्वियसली कम होगा क्योंकि वो कॉपर से आपको सस्ती मिल रही है। दूसरे नंबर पे अगर आप जिस तरह मैंने पहले बताया कि कॉपर ले रहे हैं तो कॉपर में फिर उसका ट्विस्ट चेक करेंगे, पैकिंग उसकी केबल के अंदर पैकिंग कैसी है, पैकिंग जितनी बेहतर होगी केबल की सपोर्ट उतनी ज़्यादा होगी। इसके बाद बाबा IT हैं, बाबा IT कहते हैं कि AC400 एंड्रॉयड या 600 एंड्रॉयड के बारे में बताएं। तो मुझे जैसे ही ये डिवाइसेस अवेलेबल हुई या मैंने इन पे काम किया तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। अब तक मैंने ये एक्सपीरियंस नहीं किया। कोशिश मेरी यही होती है कि जैसे ही मेरे पास कोई डिवाइस अवेलेबल होती है या मैं उस पर काम करता हूँ या अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं उसकी सेटिंग्स वगैरह या उसकी जो पैरामीटर्स हैं वो आपके सामने रख दूँ। तो अभी तक मुझे ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ। उसके बाद राज़े मुस्तफ़ा है, राज़े मुस्तफ़ा कहते हैं कि काइंडली इस क्लिप में चैनल वर्ड यूज़ किया आपने, उसको बता दें कि हम अपनी डिवाइस पे चैनल 1 to 12 कैसे चेक करते हैं और कैसे चैनल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो राज़े मुस्तफ़ा
आपने जिस वीडियो पे ये कमेंट किया है उसमें मैंने मेरे ख्याल से रॉकेट M2 इस्तेमाल किया था। M2 मतलब 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी रेंज में, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी में 13 चैनल हैं। 2.4 बैंड 2412 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 2472 यानी 2472 मेगाहर्ट्ज़ तक एक्सपेंड करता है। और 2412 इसमें चैनल 1 की फ्रीक्वेंसी है, उसके बाद 5 मेगाहर्ट्ज़ डिफरेंस के साथ 2417 जो है चैनल 2 है, उसके बाद 2422 और इस तरह 5 मेगाहर्ट्ज़ के डिफरेंस के साथ 2472 जो है वो मेरे ख्याल से, अगर मुझे सही याद है तो चैनल 13 है। जितनी देर में आपने ये कमेंट किया होगा उतनी देर में अगर आप इंटरनेट पे सर्च कर लेते तो आपको रिजल्ट मिल जाते। जिस तरह मैंने ये 1 मिनट में सर्च किया है, मुझे ये लिस्ट मिली है, एक स्केच सा मिला है। आप देख सकते हैं कि चैनल 1 से लेकर चैनल 13 तक डिवीजन है इसकी, तो इसमें टाइम नहीं लगता आपका। दूसरे नंबर पे UBNT डिवाइसेस में चैनल मेंशन नहीं होते, उसमें फ्रीक्वेंसी मेंशन होती है 2412, 2417, 2422। आप उसकी काउंटिंग करके या एक एस्टिमेट लगा के उसका चैनल जो है वो लिस्ट सामने रख के एक आध दफ़ा करेंगे, उसके बाद आपको याद हो जाएगा। उसके बाद एक ही एजुकेशनल पॉइंट है, ये कहते हैं कि P2P डिवाइसेस कनेक्ट हैं UBNT M5 बट CCQ20 से 30% है और डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, स्टेशन में इंटरनेट नहीं आ रहा। एक ही एजुकेशनल पॉइंट मैं शायद पहले भी आपको पिछली वीडियोज़ में थोड़ा सा मेंशन कर चुका हूँ कि CCQ आपका कोई भी रिलायबल लिंक है, CCQ आपका 70% से कम अज़ कम अबव हो। 70% से कम वाले CCQ वाला लिंक जो है वो रिलायबल नहीं है, वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है, कभी हो सकता है ठीक चलना शुरू हो जाए और वही 70% या उसके साथ साथ ही हो सकता है गड़बड़ करना शुरू कर दे। तो CCQ किस तरह कम होता है, इसकी एक वजह नहीं है, इसकी दर्जनों वजह हो सकती हैं। उसमें सबसे पहले आपके माउंटिंग का तरीकाकार है, आपकी डिवाइस है कि आपने डिवाइस कौन सी लगाई हुई है, उसकी कितनी रेंज है, क्या आपने उस रेंज के अंदर उसको इस्तेमाल किया है या उस रेंज से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कम पावर वाली डिवाइस आप ज़्यादा डिस्टेंस पे यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें ज़ाहिर है सिग्नल कम होंगे, CCQ कम होना चाहिए उसका। अलाइनमेंट ठीक नहीं है, आपने पोलराइज डिवाइस लगाई है, उसकी अलाइनमेंट ठीक नहीं है। इसके बाद लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट मिल रही है नहीं मिल रही है आपको। इसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी सर्वे करने की कि आप कोई भी लिंक करने से पहले या कोई पॉइंट टू मल्टी पॉइंट के लिए भी आप सेटिंग करते हैं, सर्वे करने से आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। तो काफ़ी सारी वजूहत है, आपका फ्रेशनल जोन क्लियर नहीं होगा, मे भी हो सकता है आपका फ्रेशनल जोन क्लियर ना हो, 60% क्लियरेंस आपको ना मिल रही हो, उसके अंदर आपकी लाइन ऑफ साइट के अंदर कोई बिल्डिंग आ गई है, कोई ट्रीज आ गए हैं, वेजिटेशन आ गई है, दरख्त है, कोई कोई इस तरह की चीज़ हो सकती है। तो ये चीज़ चेक करें हो। और ये भी हो सकता है, मैंने एक वीडियो में मेंशन किया था कि आपकी जो इर्द गिर्द की बिल्डिंग्स हैं उसकी रिफ्लेक्शन से भी आपका नॉइज जनरेट होता है डिवाइस से। मतलब आपके जो रिक्वायर्ड सिग्नल हैं वही सिग्नल किसी बिल्डिंग से रिफ्लेक्ट होके अपने सिग्नल्स का शेडो जनरेट करेंगे। आपकी जो रिसीविंग वाली डिवाइस है या दोनों साइडों पे, इधर AP और स्टेशन, आपके जो रिक्वायर्ड सिग्नल हैं अगर कहीं रिफ्लेक्टिव सरफेस से किसी बिल्डिंग बिलबोर्ड वगैरह से रिफ्लेक्ट होके उसको 2 दफ़ा रिसीव हो रहे हैं आपकी एक ही डिवाइस पे, एक मरतबा डायरेक्टली और दूसरी मरतबा रिफ्लेक्ट हो गया। अभी रिफ्लेक्ट होने में ज़ाहिर है कुछ ना कुछ उसका डिले आ जाएगा, चाहे नैनो सेकंड में हो चाहे पिको सेकंड में हो, डिले आ जाएगा। हो सकता है सारे पैरामीटर्स आपके ठीक हैं, सर्वे किए, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि कहीं से रिफ्लेक्शन आ रही है, रिफ्लेक्शन हो सकता है गड़बड़ कर रही है। तो CCQ में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं एक लिंक के, जो आप हर चीज़ ओके करेंगे तो आपको आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलेगा। अगर उनमें से आप किसी भी चीज़ को ओवरलुक कर देते हैं तो रिजल्ट ज़ाहिर है वो नहीं होगा। हो सकता है मतलब थोड़ा बहुत फ़र्क पड़े, लेकिन ज़ाहिर है वो रिजल्ट नहीं होगा जो कि एक आइडियल सिचुएशन में हो सकता है। स्पाइस होम है, ये कहते हैं कि UBNT M5 पे फ्रीक्वेंसी कैसे सिलेक्ट करें कि सिग्नल ज़्यादा हो। स्पाइस होम फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन से आप सिग्नल ज़्यादा कम नहीं कर सकते, सिग्नल्स वही रहेंगे। हाँ, अगर आप इसकी चैनल विड्थ कम कर देंगे, जिस तरह मैंने पहले एक आध वीडियो में एक्सप्लेन किया कि अगर आप चैनल विड्थ कम रखेंगे डिवाइस का ड्यूटी साइकिल ज़्यादा हो जाएगा, आपको पावर में थोड़ा सा इंसेंटिव मिल सकता है। पावर आपकी थोड़ी सी 1-8 dBm के फ़र्क से पावर आपकी थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। अगर आप लार्जर चैनल विड्थ्स रखेंगे, आपकी चैनल विड्थ फ़र्ज़ करें आप 40 मेगाहर्ट्ज़ 60 80 मेगाहर्ट्ज़ की चैनल विड्थ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें डिवाइस का ड्यूटी साइकिल जो है वो कम हो जाता है। मतलब उसको ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज़ पर
एक साथ ट्रांसमिट करना पड़ता है। 80 मेगाहर्ट्ज़ और 20 मेगाहर्ट्ज़ में ज़ाहिर है फ़र्क है। 20 मेगाहर्ट्ज़ में सिर्फ 20 मेगाहर्ट्ज़ और 80 मेगाहर्ट्ज़ में उसे 4 गुना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी इस्तेमाल हो रही हैं। डिवाइस को 4 गुना ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज़ पर ट्रांसमिट करना पड़ता है, तो उसकी पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है उन सारी फ्रिक्वेंसीज़ पे, उससे उसके सिग्नल कम हो जाते हैं। तो फ्रिक्वेंसी से फ़र्क नहीं पड़ेगा, चैनल विड्थ से फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन चैनल विड्थ कम करने से आपका एक और ड्रॉबैक है कि लिंक की डाटा कैपेसिटी कम हो जाएगी। ग्रेटर चैनल विड्थ जो हैं वो ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र सपोर्ट कर सकती हैं, और स्मॉलर चैनल विड्थ जो हैं वो कम डाटा ट्रांसफ़र सपोर्ट करेंगी। उनकी डाटा ट्रांसफ़र कैपेसिटी उतनी ही कम होगी, उसी रेशो के साथ कम होगी। तो ये आप खुद देख सकते हैं कि आपको आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर तो आपकी रिक्वायरमेंट डाटा ट्रांसफ़र की कम है तो आप उसके मुताबिक एडजस्ट कर लें, और अगर आपकी डाटा ट्रांसफ़र की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो फिर उसके मुताबिक एडजस्ट करें। कोई दरमियान वाला ऑप्शन निकालें जहाँ पे आपका डाटा ट्रांसफ़र और आपकी पावर जो है या रिसीव्ड सिग्नल जो है वो कम से कम एक्सेप्टेबल हो। इसके बाद मुईन अख्तर हैं, वो कहते हैं कि हॉटस्पॉट के लिए कौन सी डिवाइस इस्तेमाल करूं, गाइड करें, या इस पर भी वीडियो बना दें, थैंक यू। तो मुईन अख्तर साहब, हॉटस्पॉट से अगर अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप किसी कंजस्टेड एरिया में या किसी बिल्ट एरिया में, ज़्यादा बिल्ट पॉपुलेटेड एरिया में हॉटस्पॉट चलाने की कोशिश करेंगे, हॉटस्पॉट आपका नहीं चलेगा। उसकी वजह ये है कि 2.4 जो कि पोर्टेबल डिवाइसेस में 100% इस्तेमाल होने वाली फ्रिक्वेंसी है। बहुत कम पोर्टेबल डिवाइसेस लाइक लैपटॉप, टैब्स, मोबाइल फ़ोन, सेल फ़ोन वगैरह, बहुत कम डिवाइसेस ऐसी हैं जो 5 गीगाहर्ट्ज़ में भी काम करती हैं। 5 गीगाहर्ट्ज़ में फिर भी कुछ ना कुछ आप अचीव कर लेंगे कि सिग्नल्स जो हैं 5 गीगाहर्ट्ज़ के आम दीवारों में ऑब्जॉर्व थोड़े होते हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की निस्बत। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की वेवलेंथ तकरीबन 6-6.5 इंच की है, जो कि हमारी आम दीवारों के साथ या किसी भी मटेरियल, कंडक्टिव मटेरियल के साथ मैच करती है। जो भी 6-6.5 इंच से ज़्यादा थिक या ज़्यादा साइज़ का कंडक्टर होगा, दीवार होगी, अर्थ पॉइंट होगा, उसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के जो सिग्नल हैं वो ऑब्जॉर्व होते हैं, जिसकी वजह से इनकी प्रोपेगेशन बहुत लिमिटेड होती है 2.4 में। दूसरी चीज़ ये कि हॉटस्पॉट अगर आप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं मोबाइल डिवाइसेस पे, तो मोबाइल डिवाइसेस का जो वाईफाई अडाप्टर होता है उसके अंदर वो हार्डली मेरे ख्याल से 150 मिली वॉट का वाईफाई अडाप्टर होता है। किसी भी सेल फोन में वाईफाई या लैपटॉप में थोड़ी सी पावर उसकी ज़्यादा होती है, अप टू 200 मिली वॉट, 250 मिली वॉट, तो लैपटॉप की रेंज थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन हॉटस्पॉट का बुनियादी मकसद मेरे ख्याल से यही है, आप मोबाइल पे चलाना चाह रहे हैं तो आगे मोबाइल की पावर अगर नहीं होगी, उसका वाईफाई अडाप्टर उसकी पावर अगर नहीं है, तो आप अपने पॉइंट से जो आप हॉटस्पॉट लगा रहे हैं वहाँ से जितनी मर्जी पावर ट्रांसमिट कर लें। वैसे 1 वॉट से ऊपर ऑथराइज भी नहीं है तमाम डिवाइसेस, जिस तरह रॉकेट M2 या इस तरह की और डिवाइसेस हैं, 1 वॉट टोटल पावर ऑथराइज्ड है। तो जो रजिस्टर्ड डिवाइसेस हैं वो आपको 1 वॉट से ऊपर नहीं मिलेंगी। अगर आप अनरजिस्टर्ड कोई डिवाइस लगाते हैं जिसकी पावर इससे ज़्यादा होगी, तो वो डिवाइस तो आपको शायद थ्रो दे दे कि आपके सिग्नल्स जो हैं हो सकता है 5 किलोमीटर तक भी मौजूद हों, लेकिन वो 5 किलोमीटर पे जो ओपन एरिया में सिग्नल मौजूद होंगे वो आपके पॉपुलेटेड एरिया में हो सकता है 500 मीटर तक भी ना हो, क्योंकि इस फ्रिक्वेंसी को जो आपकी दीवारें, बिल्डिंग्स या दूसरे स्ट्रक्चर हैं वो ऑब्जॉर्व कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे जो आपका मोबाइल फ़ोन है वो अपने सिग्नल्स आपके हॉटस्पॉट का जो एंटीना है, जो आपका रिसीवर है, उस तक नहीं पहुंचा पाएगा। और जैसे आपको पता है कि ये डिजिटल कम्युनिकेशन डुअल साइड होती है, यानी एक साइड से ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करेगा, रिसीवर उसको रिसीव करके ट्रांसमीटर को एक रसीद देता है। जब उसको ट्रांसमीटर को वो रसीद रिसीव होती है तो उसके बाद वो नेक्स्ट पैकेट ट्रांसमिट करेगा। कुछ इस तरह का सिस्टम चलता है, कॉम्प्लिकेटेड है मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज में, लेकिन ये दो तरफा है, यानी दोनों सिग्नल एक दूसरे तक कम्युनिकेट करेंगे, पहुंचेंगे, दोनों ट्रांसमीटर्स और दोनों रिसीवर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, तभी कनेक्शन होगा। अगर आपके मोबाइल की पावर, मोबाइल का वाईफाई अडाप्टर कम पावर का है तो वो आपके हॉटस्पॉट की रेंज भी वहीं तक लिमिटेड है, यानी आप जितनी मर्जी पावर का हॉटस्पॉट लगा लें, आपकी रेंज आपके यूज़र की डिवाइस पे डिपेंड करती है। अगर उसका वाईफाई अडाप्टर पावरफुल नहीं है, कम पावर वाला है, आपके हॉटस्पॉट पे जितनी मर्जी पावरफुल डिवाइस लगा लें वो किसी काम की नहीं होगी। लाइन के थ्रू काम करें, ईथरनेट या फाइबर के थ्रू काम करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद अनायत मस्ताना है, इन्होंने थोड़ी सी तारीफ़ की है
शुक्रिया इनायत मस्ताना साहब। तो कहना ये चाहूँगा कि उस वीडियो में भी मैं ही था, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी मेरी उस दिन। इसके बाद यश पतिदार हैं, ये कहते हैं कि मेरे पास लाइट बीम M5 है, ये बार बार P2P से डिफ़ॉल्ट हो जाती है, क्या कारण होगा? मेरे NVR में 6 कैमरा प्लस 4 चलते हैं और P2P से POE 8 चैनल की है, 4 कैमरा। लाइट बीम रीसेट हो जाती है इनकी। लाइट बीम रीसेट होने की बुनियादी वजह आपकी केबल हो सकती है, केबल में मॉइस्चर हो सकता है, वो शॉर्ट हो रही है, जिसकी वजह से आपकी डिवाइस जो है उसका रीसेट स्विच ऑपरेट हो रहा है। शॉर्ट होने के अलावा उसमें ये भी हो सकता है कि उसकी क्वालिटी लो है, या हो सकता है आपने पंचिंग उसकी ठीक नहीं की है, उसका कनेक्टर ठीक नहीं लगा हुआ। दूसरे नंबर पे जो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा चांसेस हैं वो ये है कि जहाँ से आपने उस लाइट बीम की पावर दी हुई है उस सर्किट में कहीं स्पार्किंग हो रही है, यानी कोई हैवी चीज़, कोई इलेक्ट्रिक मोटर, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीज़र या इस तरह की कोई, या मे बी AC चल रहा है, एयर कंडीशनर चल रहा है वहाँ पे, तो वहाँ उस प्लग में, उस लाइन में स्पार्किंग हो रही है। स्पार्किंग डिवाइसेस को रीसेट करने की सबसे बड़ी वजह है। चेक करें, स्पार्किंग अगर है उसको दूर करें। अगर आपने मसला ढूंढ लिया स्पार्किंग का, आपकी लाइट बीम रीसेट होना ख़त्म कर देगी। लाइट बीम खुद ब खुद कभी रीसेट नहीं होती। इसके बाद काफ़ी पुराने कमेंट्स हैं जिनको मैं रिप्लाई नहीं कर सका, मेरे ख्याल से वो मसले वैसे भी हल हो चुके होंगे कि 2-3 महीने बाद मैं उनको रिप्लाई करूं तो उसका फ़ायदा भी कोई नहीं है। माजरत करूंगा, आई एम सॉरी। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आज के बाद मैं आपके लिए मज़ीद टेक्नोलॉजीज़, नेटवर्किंग से अलावा, कम्युनिकेशन के अलावा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेशली एस्ट्रोनॉमी वगैरह की भी इंशाल्लाह वीडियोस करूँगा। तो जिन दोस्तों को एस्ट्रोनॉमी के साथ कुछ लगा हुआ है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, या कम से कम वीडियो के साथ इंटरेक्ट कर दें। इंटरेक्ट करेंगे तो फ्यूचर वीडियोस का हो सकता है आपको कोई नोटिफिकेशन मिलता रहे, फ्यूचर वीडियोस मेरी आपके सामने डिस्प्ले हों। वीडियोस को किस तरह बेहतर बना सकता हूँ, आपकी सजेशन चाहिए, कमेंट्स में आप वो बता सकते हैं मुझे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें, अगली वीडियो में मुलाकात होगी।